Chapter second, tissue we are taking. This is the chapter of 9th class. As well as we are going to understand first what are the topics related to the tissue. First we are taking the plant tissue. What is tissue? Whenever the soils were joining together and make a structure to a particular function of the body known as the plant tissue. It also found in the animal tissue, and the all creature have the tissue consisting together make an organ making a body. But the smallest unit of the body is the cell. Whenever the similar cells groups joining together make a tissue. Study of tissue is also known as the histology. Histology, as you know that the histology is the ऊतकीय विज्ञान in हिंदी. टिश्यू को हिंदी में ये कहा जाता है. और ये प्लांट टिश्यू हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं. प्लांट टिश्यू हैज टू पार्ट्स. फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकंड इज द परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैज द स्मॉल सेल्स, नॉट परमानेंट cells. Temporary cells are involved in the meristematic tissue. Soft organs of the plants also made by the meristematic tissue. This is have the few part also, and permanent tissue has two part. Permanent tissue consisting by the permanent cells. There is a no capability to changing in the cells. ये परमानेंट सेल से मिलकर बनती है और पर्टिकुलर फंक्शन भी करती है. इसमें दो पार्ट हैं इसके, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू. सिंपल टिश्यू सिंपल सेल से मिलकर बनती हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू में कॉम्प्लेक्सिस स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स पाई जाती है. सबसे पहले हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो इसमें तीन पार्ट होते हैं, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी. एपिकल जो है वो एपेक्स से रिलेटिव टिश्यू, जैसे टिप्स ऑफ द प्लांट्स, ग्रोथिंग टिप्स ऑफ द प्लांट्स, एज वेल एज द लीव्स, बर्ड्स, ब्रांचेस, स्टेम, स्ट्रक्चर. एपिकल का मतलब एपेक्स से ही है. एपेक्स से ही एपिकल का शब्द का निर्माण हुआ है. लेटरली जो लेटरली पार्ट है प्लांट का वो लेटरल टिश्यू से मिलकर बनता है. और इंटरकैलरी, इंटर बिटवीन इंटर नोड्स ऑफ स्टेम. द मिडिल पार्ट ऑफ द प्लांट इज कंसिस्टिंग बाय द इंटरकैलरी. आंतरिक व्यवस्था, आंतरिक भाग. तो तीन पार्ट हो गए. सबसे पहले एपिकल ऊपरी भाग, लेटरल निचला भाग और इंटरकैलरी मध्य भाग, बीच का भाग. इसमें हमने परमानेंट टिश्यू की भी बात की थी. परमानेंट टिश्यू हैज टू पार्ट्स, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू. सिंपल टिश्यू के तीन पार्ट भी होते हैं. इसमें सबसे पहले फर्स्ट पार्ट इज नोन एज द पैरेन्काइमा, second part is known as the collenchyma and third part is known as the sclerenchyma. तीनों टिश्यू मिलकर अलग अलग स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं. तीनों के सेल्स भी अलग हैं. पैरेन्काइमा बर्ड्स, लीव्स, ब्रांचेस इसमें मदद करता है फॉर्मेशन में. कोलेनकाइमा आंतरिक अंगों को बनाता है पौधे की. स्क्लेरेंकाइमा पौधे के विभिन्न भागों में पार्टिसिपेट करता है. इसलिए ये तीनों अलग अलग हैं. कायमा से मतलब यह सेल से भी है, इसलिए सभी में कायमा वर्ड आया है. पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा. यहां पर हमने बात की थी कॉम्प्लेक्स की. तो कॉम्प्लेक्स में परमानेंट टिश्यू के दो पार्ट हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. फर्स्ट पार्ट इज नोन एज द फ्लोएम, सेकेंड पार्ट नोन एज द जाइलम. फ्लोएम एक ऐसा पार्ट है जो बहुत ही नीडेबल भी है,
इसेंशियल भी है, हेल्पफुल भी है। किसमें? फूड के ट्रांसपोर्टेशन में टू द प्लांट्स फॉर द लीव्स एंड ब्रांचेस एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स टेकिंग द फूड बाय द फ्लोएम। फ्लोएम हैज टू पार्ट आल्सो। फर्स्ट इज सीड ट्यूब्स। फ्लोएम में जो सीड ट्यूब्स हैं वो छलनी युक्त होती है। छलनी युक्त माने छानती हैं, पदार्थों को छान लेती हैं। जो ऐसे पदार्थ हैं जो इम्परमीबल हैं, अपारगमनीय हैं, जो बॉडी फ्लोएम टिश्यू की सेल्स में पारदर्शी नहीं है, गमनीय नहीं है, वो उससे इंटरसेक्ट नहीं हो पाते। इसलिए सीड ट्यूब एक नली युक्त, छलनी युक्त ऑर्गन्स हैं जो कि भोजन के पदार्थों को अवशोषित करती है। यहाँ पर कंपेनियन सेल्स भी हैं। कंपेनियन सेल्स वेरी हेल्पफुल अलोंग विद द सीड ट्यूब्स। कंपेनियन सेल्स का मतलब ये है सहयोगी कोशिकाएं, सहयोगी सेल्स है। ये सहयोग करती है सीड ट्यूब्स को, उन पदार्थों को ये अंदर जाने देती हैं जो कि केवल भोजन के लिए ही आवश्यक है, एज वेल एज द मिनरल आल्सो। जाइलम में दो पार्ट हैं, पहला जाइलम वेसल है और दूसरा ट्रेकाइड्स है। ये दोनों मिलकर एक बंडल की स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम जाइलम कहते हैं। बंडल माने बंद युक्त, एक काफी हार्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। जाइलम वेसल का काम है वाटर को एब्जॉर्ब करना और प्लांट को ट्रांसपोर्ट करना। भाई भोजन के साथ साथ जल भी तो चाहिए, तो वो जाइलम के द्वारा ही पौधों तक पहुंचता है और पौधों के वेरियस पार्ट्स तक पहुंचता है, विभिन्न भागों तक पहुंचता है। ट्रेकाइड्स उसकी मदद करते हैं क्योंकि जल के साथ, वाटर के साथ कोई इम्परमीबल मटेरियल ना जाए। ऐसा नहीं है ना, पानी के साथ अन्य तत्व भी होते जो और भी खतरनाक हो सकते, उनको ये रोक लेता है। तो दोनों मिलकर बहुत ही मेन रोल निभाते हैं प्लांट की बॉडी बिल्डिंग में, प्लांट की ग्रोथ में, प्लांट के एलाइवनेस में। ये सभी टिश्यू के अलावा और कोई टिश्यू प्लांट टिश्यू से रिलेटिव नहीं है। ये सारे मेन हमने टिश्यू लिए हैं। यहाँ पर एक बार हम लोग इसका एक रिव्यू लेते हैं कि क्या क्या हमने बात की थी। प्लांट टिश्यू के फर्स्ट पार्ट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आता है, जबकि सेकंड पार्ट इसका परमानेंट टिश्यू होता है। यानी प्लांट टिश्यू के दो पार्ट है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के भी तीन पार्ट है। एपिकल, क्योंकि ये अपेक्स का पार्ट है, ऊर्ध्वाधर होता है, ऊपरी होता है, ऊपरी पदार्थ से बनता है, ऊपरी भागों को बनाता है। लेटरल वाला लोअर पार्ट है जो कि लेटरली और निचले भागों का निर्माण करता है। इंटरकैलरी आंतरिक अंगों का और एंडोइक स्ट्रक्चर बनाता है। एंडोइक का मतलब यहां से आंतरिक से है, इंटरनल ऑर्गन से भी है। इसी में हम लोग परमानेंट टिश्यू की बात कर रहे थे। परमानेंट टिश्यू में सिंपल और कॉम्प्लेक्स दो प्रकार के हैं। सिंपल माने साधारण से ऊतक है, ये साधारण से टिश्यू, ये सिंपल सेल से मिलकर बने हैं। और ये कॉम्प्लेक्स है, ये काफी जटिल रचना है, काफी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्ट्रक्चर है। सिंपल के तीन पार्ट थे, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा पौधों के कुछ भागों का निर्माण करता है, कोलेनकाइमा पौधों में अन्य भागों का निर्माण करता है। जैसे ये सॉफ्ट वुडी स्टेम में पाए जाते हैं, ये बार्क का निर्माण करते हैं, ये लीव्स और अन्य ब्रांचेस का निर्माण करते हैं। तीनों एक ही काम नहीं कर सकते ना। इसी में कॉम्प्लेक्स का अगर हम बात करें टिश्यू की, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में फ्लोएम है। फ्लोएम फूड के लिए बहुत ही हेल्पफुल है और ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन भी करता है। इसमें सीड ट्यूब्स हैं,
क्योंकि फ्लोएम के जो पार्ट्स हैं वो फूड को कैसे एब्जॉर्ब करें, उसके लिए सीड ट्यूब चाहिए। ये ट्यूब माने ऐसे नली से है, ये ऐसे नली युक्त छल्ले युक्त ऑर्गन्स हैं जो फ्लोएम टिश्यू की मदद करता है एब्जॉर्बिंग ऑफ फूड। कंपेनियन सेल्स इसकी हेल्प करती है सीड ट्यूब्स के साथ फ्लोएम के द्वारा भोजन पहुंचाने में, फूड को ट्रांसपोर्टेशन देने में। इसी में जाइलम था, जाइलम में दो पार्ट भी हैं, जाइलम वेसल, वेसल माने खाद्य धानी, वेसल को हिंदी में खाद्य धानियां भी कहते हैं। और जाइलम का मतलब ये है कि ये वाटर से रिलेटिव है, जाइलम वाटर, जाइलम वाटर को एब्जॉर्ब करता है और प्लांट को ट्रांसपोर्ट करता है, बैलेंस करता है, सर्कुलेट करता है। ट्रैकाइट्स वाटर के लिए जो आवश्यक सेल्स होती हैं उनको कंट्रोल करता है और ये वाटर की मात्रा को, जल की मात्रा को नियमित करके रखता है, संतुलित करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है। यहाँ पर हमने प्लांट टिश्यू की ओवरऑल रिव्यू में बात की। हमारे पास स्टूडेंट्स एक स्ट्रक्चर ग्राफिक और भी है जो कि एनिमल टिश्यू हम लोग ले रहे हैं, एनिमल टिश्यू। और एनिमल टिश्यू में हम सबसे पहले ये देखिए हमने ग्राफिक स्ट्रक्चर तैयार किया है जिससे आसानी से समझ में आए कि इसमें क्या क्या होता है। अब हम एक एक थ्योरी लिखे तो आपको बहुत लंबा हो जाएगा, आप भी बोर होंगे। एपिथेलियल टिश्यू जो है वो फर्स्ट पार्ट है एनिमल टिश्यू का, यानी एनिमल टिश्यू 4 पार्ट से मिलकर बनते हैं, इससे पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार होगा। पहला क्या है? एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू स्किन के काम आता है, स्किन भाई बॉडी में स्किन होती है, एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनती है। त्वचा का रोल है, स्किन माने त्वचा होता है। और एपिथेलियल टिश्यू सॉफ्ट अंगों का भी निर्माण करता है, त्वचा इसीलिए सॉफ्ट होती है, ये एपिथेलियल टिश्यू से ही बनती है। कनेक्टिव टिश्यू बॉडी को कनेक्ट करने का काम करता है, इसलिए नाम से ही पता पड़ता है कनेक्टिव टिश्यू, ये बॉडी को कनेक्ट करता है अलग अलग पार्ट से, अलग अलग एक्टिविटी से, अलग अलग रेगुलेशन से। मस्कुलर टिश्यू जो है वो मसल्स का भी पार्टिसिपेंट के रूप में काम करता है, मूवमेंट्स देता है, इसलिए मस्कुलर टिश्यू मसल्स के लिए बेहद आवश्यक है। मसल्स माने मांसपेशियां, मांसपेशियां यानी कि आपकी बॉडी में आप वस्तुओं को कैसे उठा पाएं, अपने अंगों से कैसे आप मूवमेंट करा पाएं। जैसे आप क्रिकेट वगैरह खेलते हैं ना, तो उसमें ये मस्कुलर टिश्यू का बहुत बड़ा रोल है। नर्वस टिश्यू में कोई पार्ट नहीं है क्योंकि नर्वस टिश्यू केवल नर्व से मिलकर बनता है और नर्वस सिस्टम का निर्माण करता है। भाई ब्रेन तो एक ही है ना, नर्वस टिश्यू नर्वस सिस्टम के लिए बेहद आवश्यक है। जैसे नर्व्स, नर्वस टिश्यू नर्व से बनता है, इसको हम न्यूरॉन भी कहते हैं। Nervous system are the consisting by the bundles of nerves, while a nerves, a singular name of the nerves is neuron। वो भी हम लोग डायग्राम में समझेंगे कि क्या है ये। नर्वस सिस्टम को और नर्वस टिश्यू को दोनों को बहुत महत्वपूर्ण माना गया, तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड। इसमें एपिथेलियल के 2 पार्ट हैं, सिंपल एपिथेलियल। क्यों सिंपल क्यों है ये? क्योंकि ये केवल स्किन का निर्माण करता है, स्किन जो होती है वो एक सिंपल फॉर्म में आती है। और ये कंपाउंड एपिथेलियल जटिल स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। बॉडी के सारे ऑर्गन एक ही टिश्यू से नहीं बने भाई, नोज और हमारे ये चीक और ये हैंड्स के जो स्किन है वो अलग अलग है, इसलिए कंपाउंड एपिथेलियल जटिल स्ट्रक्चर, कठिन स्ट्रक्चर। इसमें हम लोग आगे बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू के ये 3 पार्ट यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, प्रॉपर क्यों है? क्योंकि ये नियमित है, हमेशा रहता है, जरूरी है, आवश्यक है।
कनेक्टिव टिश्यू का मतलब बॉडी के अंगों को बॉडी से आप कनेक्ट कर पाए। इसमें ब्लड भी आता है, ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट है। ब्लड बफर भी है और ब्लड कनेक्टिव टिश्यू भी है, क्योंकि बिना ब्लड के तो बॉडी में फ्लड नहीं होगा ना भाई। और स्केलेटल टिश्यू जो है वो कंकालीय ऊतक से भी संबंध रखता है। कंकाल तंत्र, बॉडी का बोनी फ्रेम, हड्डियों का ढांचा, हड्डियों का ढांचा निर्मित होने के लिए स्केलेटल टिश्यू की आवश्यकता होती है। हड्डियों की हम कभी फिर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन यहां पर एक पॉइंट जरूरी है बताना कि स्केलेटल टिश्यू हड्डियों से रिलेटेड है। हड्डियों के भाग अलग अलग होते हैं, इसलिए इसको स्केलेटल बोला गया। और आइए हम लोग देखें वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर क्यों बोला गया? क्योंकि ये बंडल्स के रूप में, ये पूरी एक फॉर्म में होता है, इसकी यूनिफॉर्मिटी होती है, एक ही फॉर्म, एक रूप में। वस्कुलर टिश्यू के पॉइंट्स क्या क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के 5 स्केलेटल टिश्यू हम बात कर रहे थे। इसमें कार्टिलेज और बोन्स था। कार्टिलेज और बोन दोनों मिलकर काम करते हैं। कार्टिलेज एक प्रकार से बोन की मदद करता है बोन के मूवमेंटेशन में। जब भी हम बोन को मूवमेंट देते हैं तो वो कार्टिलेज टिश्यू की मदद से ही देती है। इसमें वैसे मसल टिश्यू भी काम करते हैं, लेकिन कार्टिलेज और बोन दोनों एक दूसरे से बॉन्ड होते हैं, बाइंड अप होते हैं। हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। वस्कुलर टिश्यू है। वस्कुलर टिश्यू मैंने बताया था कि बंडल्स की फॉर्म में होते हैं, इसलिए ये ब्लड और लिम्फ इसके 2 एग्जाम्पल। जबकि ब्लड तो बंडल में नहीं होता, तो ब्लड में इतनी सेल्स होती हैं, जैसे आपने सुनी होंगी कि ब्लड में प्लाज्मा होता है 70%, किसी किसी जगह 55% दे रखा होता है, लेकिन 50% से ज़्यादा प्लाज्मा होता है। 10% हीमोग्लोबिन होता है, 10% वाटर होता है और 10% में इसकी सेल्स आती हैं, जैसे एरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स। ब्लड में ही वाइट ब्लड सेल्स हैं, जिसको हम लोग WBC कहते हैं। इसको ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। इसी में ब्लड प्लेटलेट्स भी होती है और इसी में ब्लड प्लेटलेट्स के साथ न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, ओसिनोफिल्स, ए ग्रेनुल्स, नॉन ग्रेनुल्स। ग्रेनुल्स मीन्स द सेल्स। ये सभी सेल्स ब्लड स्मीयर के डायग्राम में भी हम लोग पढ़ेंगे। लिम्फ है। लिम्फ लिम्फैटिक सिस्टम को डिनोट करता है। लिम्फ का काम लिम्फैटिक प्रोसेस को कंप्लीट करना है और ये लिम्फ लिम्फोसाइटिक सेल्स के मदद से ही काम करता है। लिम्फ को हिंदी में लसका कहते हैं, ब्लड को रक्त कहते हैं, खून नहीं कहते। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसी में अब हम बात कर रहे थे, सबसे पहले एक कनेक्टिव टिश्यू पर हम लोग आए थे। कनेक्टिव टिश्यू में इसके 5 पार्ट हैं। एरियोलर टिश्यू है। एरियोलर टिश्यू बॉडी के इंटरनल ऑर्गन के स्ट्रक्चर को कंप्लीट करता है। इसमें सेकंड व्हाइट फाइब्रस है, जो व्हाइट फाइब्रस सफेद रंग के फाइबर्स जैसी स्ट्रक्चर है और बॉडी के अलग अलग टिश्यू का रूप में वो काम करता है अलग अलग अंगों में। ये येलो फाइबर्स है जो कि पीत रंग के या पीले रंग के भी होते हैं, इसीलिए इसको येलो फाइबर्स भी कहा गया है। पीले रंग के ये धागे नुमा स्ट्रक्चर संरचनाएं बॉडी के अंगों में पाई जाती हैं। अगर हम लोग इंटरनल डायग्राम देखें बॉडी का तो उसमें येलो फाइबर्स भी दिखाई देते हैं। एडिपोस टिश्यू को वसा युक्त टिश्यू भी कहते हैं। वसा माने ये फैट से बनता है। कोई ओबेसिटी का शिकार हो, कोई फैटी व्यक्ति हो, कोई मोटा व्यक्ति हो, उसमें एडिपोस टिश्यू की मात्रा बढ़ जाती है लेयर के रूप में, इसलिए एडिपोस टिश्यू भी फैट से बना है। रेटिकुलेट एक फाइब्रस स्ट्रक्चर है। रेटिकुलेट माने ये अनियमित है, इर्रेगुलर है, इसकी कोई स्ट्रक्चर कांस्टेंट नहीं है, ये किसी भी रचना में हो सकता है, सीधे धागेनुमा नहीं, ये विपरीत दिशाओं में भी काम करता है। इसकी कोई भी कांस्टेंट या स्थिर स्ट्रक्चर नहीं है, कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मस्कुलर टिश्यू में 3 पार्ट हैं, जिसमें स्ट्रिप्ड, अनस्ट्रिप्ड कार्डियक, ये 3 पार्ट है। स्ट्रिप्ड माने पट्टीदार,
स्ट्रिप का मतलब ये भी है कि ये ऐसी स्ट्रिप्स के रूप में होगा, ये अनस्ट्रिप्ड होगा, इसकी कोई स्ट्रक्चर नहीं होगी, ये ऐसे भी हो सकते हैं। और कार्डियक जो है वो हार्ट से रिलेटिव है, हार्ट से। हार्ट नहीं होता है इसको, बहुत से बच्चे इसको हार्ट कहते हैं, हार्ट वाले अलग होता है, चोट लगना, ये हार्ट है। हार्ट माने हृदय। हृदय जो है वो कार्डियक मसल से मिलकर बनता है, इसीलिए हार्ट को कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम किससे नाम पड़ा है? हार्ट से। हार्ट का क्या नाम था? बायोलॉजिकली कार्डियक मसल्स के द्वारा बना है, कार्डियक टिश्यू के द्वारा बना है। तो तीन ये मस्कुलर टिश्यू है जो हमारी उंगलियों के या बॉडी के अंगों को मूवमेंट देती हैं। स्ट्रिप, देखिए उंगलियां, फिंगर्स काम कर रही हैं, ये स्ट्रिप मसल्स के द्वारा काम करती हैं। लेकिन आप कान को नहीं हिला सकते, क्यों? क्योंकि वो अनस्ट्रिप्ड मसल से बना है। कार्डियक मसल्स अपने आप नेचुरली काम करती हैं, ऑटोनोमिस, ऑटोमेटिकली, स्वतः ही, स्वचालित। इसलिए हृदय अपने आप काम करता है, आप तो नहीं काम करते हृदय से। नर्वस सिस्टम जो है वो नर्व से बना है, हमने ये पहले ही बोला था। इसका सिंगुलर नेम, ये प्लूरल नेम है, ये प्लूरल नेम है इसका, और इसका सिंगुलर नेम जो है वो न्यूरॉन है। सिंगुलर माने न्यूरॉन। आपको मैं इसका डायग्राम भी थोड़ा सा समझाऊंगा, ये न्यूरॉन के रूप में लिया गया है। ओवरऑल हम एक बार इसका एक हल्का सा रिव्यू ले लेते हैं। एनिमल टिश्यू के 4 पार्ट: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। इसी में एपिथेलियल टिश्यू के 2 पार्ट, सिंपल एपिथेलियल, कंपाउंड एपिथेलियल, दोनों मिलकर स्किन का और बॉडी के स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। मस्कुलर टिश्यू के 3 पार्ट हैं, जिसमें मस्कुलर टिश्यू में स्ट्रिप्ड है, मैंने आपको बताया था, पट्टीदार मांसपेशियां, और अनस्ट्रिप्ड जिसमें कोई भी स्लैब्स नहीं होते, पट्टियां नहीं होती। ये अपनी इनवॉल्यूंटरी एक्शंस के रूप में काम करते हैं, अनैच्छिक क्रियाओं के रूप में। आप उंगलियों को हिला सकते हो, आप कान को हिला सकते हो। आप कार्डियक हार्ट से रिलेटिव है, इसलिए ये कार्डियक केवल हार्ट में ही मिलती है। हार्ट के लिए टिश्यू केवल कार्डियक होते हैं, ऐसा नहीं है कि और ऑर्गन भी कार्डियक बनाते हैं। इसी प्रकार कनेक्टिव टिश्यू किसका पार्ट है? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट है। इसका कनेक्टिव टिश्यू का दूसरा पार्ट क्या है? स्केलेटल टिश्यू, जो कि बॉडी के बोन फ्रेमी का स्ट्रक्चर बनाता है, हड्डियों का एक स्तर तैयार करता है। प्रत्येक व्यक्ति में हड्डियां होती हैं, प्रत्येक एनिमल में, क्रीचर में हड्डियां होती हैं। और वास्कुलर टिश्यू जो है वो बॉडी के कनेक्शन को बनाए रखता है बंडल्स के रूप में। पूरी बॉडी एक प्रकार से सिस्टमिक है। इसी में हम लोग देखें तो कनेक्टिव टिश्यू के 5 पार्ट थे, हमने अभी रीड किए थे। एरियोलर, व्हाइट फाइब्रस, येलो फाइब्रस, एडिपोस, रेटिकुलेट, ये पांचों मिलकर कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का काम करते हैं, और इन पांचों से ही बॉडी आपस में कनेक्टिव है। ये स्केलेटल टिश्यू है, जिसको हमने कार्टिलेज और बोन का भागों में बांटा है। कार्टिलेज बोन से जुड़े होते हैं और बोन मूवमेंट करती है कार्टिलेज की वजह से। आपने एनिमल्स को देखा होगा ना, ज्यादातर लायन वगैरह पैरों पे ही अटैक करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कार्टिलेज को काट देते हैं। हाइना वगैरह भी करते हैं, क्यों? क्योंकि वो कार्टिलेज को काट देते हैं और बोन इमूवेबल हो जाती है, वो दौड़ नहीं पाता। इसी प्रकार मस्कुलर टिश्यू में ब्लड और लिम्फ है, तो ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू भी कहलाता है, क्योंकि ब्लड पूरी बॉडी ऑर्गन को पूरी बॉडी से कनेक्ट करता है। होल बॉडी इज कनेक्टेड बाय द ब्लड, सो ब्लड इज द कनेक्टिव टिश्यू। ये बफर भी कहलाता है। बफर क्यों कहलाता है? चलो मैं बता ही देता हूं। आप सोच रहे होंगे ये बफर क्या बोलते हैं बार बार। बफर क्यों है? क्योंकि ये ब्लड कांस्टेंट रहता है, इसकी पीएच वैल्यू 7.4 है, बढ़ नहीं सकती। इसकी एसिडिक पावर भी सेम है, बढ़ गई तो समझ लो आप गए। और ये लिम्फ जो है वो लस्का है, यानी लिम्फेटिक सिस्टम नोज में भी होता है और हमारे हार्ट से भी होता है। लिम्फ को लस्का कहते हैं। ये लिम्फोसाइटिक सेल्स से ही ऑपरेट होता है। लिम्फोसाइटिक सेल्स लिम्फेटिक सिस्टम में मिलती है।
अब इसमें हम लोग बात कर रहे थे केवल एक लास्ट पॉइंट पर, नर्वस टिश्यू पर। नर्वस टिश्यू नर्वस सिस्टम का निर्माण करता है। ये हमारा नर्वस सिस्टम है जिसको हम ब्रेन, दिमाग, मस्तिष्क कहते हैं। और इसके भी नर्वस सिस्टम के भी कई पार्ट होते हैं, जैसे ऑटोनॉमिक, पेरिफेरल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये नर्व्स बंडल से मिलकर बनता है। नर्वस टिश्यू का काम है नर्वस सिस्टम को तैयार करना, जिसमें नर्व सेल्स होती हैं। नर्व सेल्स लॉन्गेस्ट सेल्स भी कहलाती हैं, और ये सिंगुलर में मैंने बोला न्यूरॉन कहलाता है। बच्चों को कंफ्यूजन रहता है न्यूरॉन क्या है और नर्व क्या है। तो न्यूरॉन ही नर्व्स हैं, सिंगल है तो न्यूरॉन है, और जब ज्यादा मात्रा में, ज्यादा बंडल के रूप में तो नर्व्स हैं। आपने सेरेबेलम, सेरेब्रम की चित्रों में देखा होगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम लोग अब डायग्राम के माध्यम से समझेंगे इसको। आइए समझते हैं स्टूडेंट्स। ये डायग्राम हम देख रहे हैं, अभी हमने प्लांट टिश्यू में पढ़ा था कि एपिकल मेरिस्टेम होता है, तो ये इसका एपिकल मेरिस्टेम का डायग्राम हम देख रहे हैं, और ये एपिकल मेरिस्टेम का रूट का डायग्राम देख रहे हैं, ये स्टेम का डायग्राम देख रहे हैं। रूट के डायग्राम में ये रूट एपेक्स है। एपेक्स क्यों है? क्योंकि ये ऊपरी भाग है। मैंने बोला था एपेक्स माने ऊपर का हिस्सा, इसलिए ये ऊपर लिखा हुआ है। एक बार देखें आप यहाँ पर, ये ट्यूनिका भी है। ये ट्यूनिका इसके इस वाले पार्ट को बोला गया है जो ये डॉटेड स्ट्रक्चर कर्विकल लाइन में दिखाई दे रही है। इसी में ये कार्पस है। कार्पस इसके इस पार्ट को कहा जाता है। इसमें हम लोग आए अगर इस रूट में, तो रूट में देखिए आप पहले पिथ है, कॉर्टेक्स, ये पिथ है इसकी, ये कॉर्टेक्स है यहाँ पर, ये पूरी पिथ है, ये कॉर्टेक्स है इसका यहाँ पर, और ये इसके प्रोकैम्बियम है। प्रोकैम्बियम क्यों है? प्रो माने पहले का। इसी में आप देखें रूट एपिकल है। रूट एपिकल क्यों है? क्योंकि ये रूट का ऊपरी हिस्सा है तो एपिकल पार्ट हो गया। इसी में ये रूट कैप है जो रूट को कवर्ड करके रखता है। हम लोग इस डायग्राम पर आते हैं, देखते हैं ये डायग्राम क्या है। ये डायग्राम अपने आप में एक बहुत ही खास डायग्राम है। ये डायग्राम लोकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को प्लांट बॉडी में दिखाता है। ये एपिकल, देखिए ऊपर का पार्ट तो एपिकल मेरिस्टेम कहलाया। ये लीफ प्रीमोडियम है, क्योंकि ये प्री माने पहले का, इसलिए इसको पॉइंट हमने आगे पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, क्योंकि ये प्रोमोडियम है। इसलिए आगे आप देखें इसका, ये और ये हिस्सा सेम है, तो यंग लीफ है ये इसकी। यंग लीफ माने जो अभी इन्फेंट प्लांट में बनी है, नई नई लीव्स। ये इसका बेसल मेरिस्टेम है। बेसल क्यों है? क्योंकि ये बेसल इसलिए भी क्या है, क्योंकि ये इसके बेस पार्ट में है। बेस माने निचले आधार पर है, इसलिए नीचे दिखाया गया। ये इसका इंटर कैलरी मेरिस्टेम है। हमने बात की थी कि इंटर कैलरी बीच का भाग होता है। देखिए आप देख सकते हैं, इंटर कैलरी बीच में, एपिकैलरी ऊपर, इंटर कैलरी बीच में, और ये तीनों मिलकर बनाते हैं लेटरल मेरिस्टेम। कौन कौन से? कॉर्क, कैम्बियम, और ये इसका वस्कुलर, और ये वस्कुलर कैम्बियम। ये दो पार्ट हैं इसके। ये आप देख रहे हैं इसके, ये वाला वस्कुलर कैम्बियम है और ये वाला इसका कॉर कैम्बियम है, इसलिए दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर है। दोनों को मिलाकर लेटरल मेरिस्टेम बनता है। हम लोग यहाँ पे आते हैं, ये डायग्राम है अलग अलग प्रकार के टिश्यू का, जो पैरेन्काइमल टिश्यू है। ये ब्लूइश कलर से आपको दिखाई दे रहा है टिश्यू ए, इसमें स्पेस है, ये इंटरसेलुलर स्पेस है। जब दो आपस में सेल्स, मैंने बोला था ना कि ये सिमिलर सेल्स के ग्रुप्स हैं जो आपस में जुड़ के टिश्यू बनाते हैं, तो ये स्पेस रह गया है, इसको इंटरसेलुलर स्पेस कहा गया है। इसी में ये आपको दिख रहे हैं, ये इसके न्यूक्लियस हैं जो डार्क पॉइंट से दिखाए गए हैं। ये न्यूक्लियस हैं, ये न्यूक्लियस हैं, ये इसके वैक्यूल हैं। वैक्यूल माने जिसमें इसका खाद्य धान्य है, जिसमें इसके फ्लूइड्स भरे रहते हैं, वैक्यूल। इसी में आप देखें, ये रहे इसके वैक्यूल, इसको आगे हम ल्यूमेन भी बोलेंगे। और ये इसके यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये पॉइंट्स, ये न्यूक्लियस हैं, ये सब न्यूक्लियस हैं, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। इसमें भी ये सब न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं डार्क पॉइंटेड। आगे हम आएंगे इसी डायग्राम में, आपको मैं दिखाता हूँ। ये डायग्राम देखिए आप, ये डायग्राम कोलिनकाइमा का है। इसमें ये देखिए आप, ल्यूकेमेट थिकनिंग्स। ल्यूकेमेट क्यों है? क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी, थिकनिंग्स माने मोटाई, जब सेल जुड़ती है तो थोड़ी मोटाई के रूप में आती है, तो ल्यूकेमेट है, कम जगह है, यहाँ इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखें आप तो लैमिलर है। इसका मतलब ये है कि ये प्रकार की एक थिकनिंग बनाता है। ये देखिए आप, ये थिकनिंग है, ये थिकनिंग है, ये थिकनिंग है इसकी। इस और इस स्ट्रक्चर में, दोनों स्ट्रक्चर में बहुत अंतर है।
ये थर्ड वाला एंगुलर है, एंगुलर माने एंगल की शेप में, गौर से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा ये एंगल्स की शेप में है सभी, इसलिए एंगुलर थिकनिंग्स बोला गया। यहाँ पर हम लोग आते हैं, मैंने बोला था कि इसको हम लोग ल्यूमेन बोलेंगे, यो आ गया पार्ट यहाँ पर, ये देखिए ये ल्यूमेन है, ये स्क्लेरेंकाइमा कायमा का डायग्राम है। इसमें हमने इस स्पेस को, ये जो स्पेस दिखाई दे रहे हैं ये ल्यूमेन बोला गया और ये इसका सेकेंडरी वॉल बोला गया। वॉल माने भित्तियाँ जिससे ये आपस में कवर रहेंगी। ये पिट्स हैं इसके छोटे छोटे पिट्स, यानी कि जो इसको बांधे रखती हैं। इसमें इसका सैक भी होता है, सैक माने कोश होते हैं जिसमें इसके फ्लूइड भरे रहते हैं। आइए हम लोग आगे चलें नेक्स्ट डायग्राम पर। ये इसमें जाइलम एलिमेंट्स के डायग्राम है। अभी हमने जाइलम की भी बात की थी। जाइलम में तीन चीज़ें इस तीनों डायग्राम में एक समान है। क्या? एक तो वेसल मेंबर, वेसल मेंबर इसके बीच में ही है, ये वेसल मेंबर है, ये वेसल मेंबर है, यहाँ से यहाँ तक ये वेसल मेंबर हैं। इसमें ये पिट्स हैं, पिट्स माने जिसमें पदार्थ भरे हुए रहते हैं इसके, और ये पूरा ट्रैकाइड्स कहलाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैकाइड्स कहलाता है। ये पोर्स हैं, पोर्स माने जिनसे मैंने बोला था ना कि जाइलम वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो इसी पोर्स के द्वारा ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। और देखिए आपको एरो भी दिखाई दे रहा है, ये एरो क्या दिखाता है? ये एरो वाटर को ऊपर की ओर जाता हुआ दिखा रहा है कि इस प्रकार पदार्थ ऊपर जाते हैं जो एब्जॉर्बिंग किए जाते हैं। यहाँ पर इसी के नीचे इसका एक और डायग्राम है, रिलेटिव है, छोटा भाई है ये जाइलम का। ये फ्लोएम एलिमेंट है जो कि सीव ट्यूब, मैंने बोला था कि सीव ट्यूब माने जो छलनी युक्त होती हैं, सीव ट्यूब ये दिखाई दे रही है। जब ये भोजन को एब्जॉर्ब करता है तो इन सीव ट्यूब के द्वारा ये इसको छान लेता है, ये इसको फिल्टर कर लेता है। कंपेनियन सेल्स ये साथ में है इसके, जो इसकी कंपेनियन साथी के रूप में काम कर रही हैं। ये इसका एक मुख्य द्वार है जिससे ये इसको सपोर्ट देता है। इसी में ये न्यूक्लियस है जिससे ये एलाइव रहे, इसको भोजन मिलता रहे। इसमें सी प्लेट है, ये सी प्लेट नीचे की ओर है जो कि यहाँ से किसी भी पदार्थ को जब एंटर करने देती हैं तो वो कुछ पदार्थों को रोकती हैं जो कि इम्परमीबल नहीं है। मैंने बोला था इम्परमीबल माने जो परमिशन के योग्य नहीं है। ये फ्लोएम पेरेन्काइमा का पूरा डायग्राम हम यहाँ पर ये देख रहे हैं। इसी में हम लोग आगे आएंगे। एक डायग्राम हम लोग यहाँ से लेते हैं सीधा। एपिथेलियल की बात की थी, एपिथेलियल टिश्यू का ये सबसे पहला एक पार्ट है स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस क्यों बोला गया? आप गौर से देखें तो ये सब स्क्वायर की शेप में होते हैं। स्क्वायर की शेप में होने के साथ साथ ये स्क्वैमस एपिथेलियम कहलाते हैं। ये न्यूक्लियस है इसके, ये इसकी सेल्स हैं, सेल्स इन सरफेस, सरफेस यानी कि सेल्स है जिससे जुड़कर ये टिश्यू बने। आगे इसी में देखें क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ये इसके न्यूक्लियस हैं जो हमें सर्कुलर पाथ से जैसे दिखाई दे रहे हैं। न्यूक्लियस सभी सेल्स में होते हैं, हमको मालूम होगी, आपको भी मालूम है। सेल्स इन सरफेस व्यू, ये क्या है? ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम है क्योंकि ये क्यूबॉइड की शेप में पाए जाते हैं, इसलिए ये क्यूबॉइडल कहलाते हैं। आगे हम बढ़ेंगे। ये कॉल्यूमिनर है। कॉल्यूमिनर आप जानते हैं क्योंकि ये कॉल्यूम के रूप में है। कॉल्यूम माने तालिकाबद्ध हैं, ये टेबल जैसे हैं। इसमें ये न्यूक्लियस है और ये इसकी गोबलेट सेल है। ये न्यूक्लियस है जो इसको जीवित रखते हैं पूरी टिश्यू को, और ये कॉल्यूम की शेप में होने के कारण कॉल्यूमिनर टिश्यू कहलाते हैं। कॉल्यूमिनर बेसमेंट मेम्ब्रेन क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि ये बेस है, ये आधार है, निचला हिस्सा हमेशा आधार होता है, इसलिए बेसमेंट कहलाता है। जैसे इसमें भी होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये रहा। ये है हमारा सूडो स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम। सूडो क्यों बोला गया? क्योंकि ये पादहाब जैसे होते हैं। अमीबा में सूडोपोडिया होते हैं, उसी स्ट्रक्चर के रूप में ये टिश्यू होते हैं जो कि सूडो स्ट्राटिफाइड कहलाते हैं। ये न्यूक्लियस इसके हमें दिखाई दे रहे हैं। ये इसकी लॉन्ग सेल्स हैं। लॉन्ग सेल्स माने ये लंबी लंबी कोशिकाओं में बद्ध होते हैं, लंबी सेल से बनते हैं, एलोंगेटेड सेल्स। इसमें ये सीलिया से भरे हुए सेल्स दिखाई दे रहे हैं। इसको हमने नाम दिया है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर क्यों है? क्योंकि ये ग्लैंड जैसे हैं, ग्रंथि जैसे हैं। ये फाइबर्स जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये इसकी सीलिया कहलाते हैं। हम लोग सीधे आएंगे। ये डायग्राम अगर हम लोग देखें तो सेंसरी एपिथेलिया का है। सेंसरी एपिथेलिया में स्पोरोंजिया सेल्स होती हैं, टेस्ट सेल्स होती हैं। ये इसकी टेस्ट सेल्स हैं जिससे आप स्वादहीन ग्रंथियाँ भी इसको हम कहते हैं। और ये स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम है, स्ट्रैटिफाइड, इसका कोई आकार नहीं है निश्चित।
हम लोग अब आएंगे एरियोलर टिश्यू पर, जिसमें हमने कनेक्टिव टिश्यू की बात करी थी। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में पहला पॉइंट यही था, एरियोलर, ये उसकी स्ट्रक्चर है। इसमें हम लोग आगे आएंगे, बात करेंगे, ये है इसका वाइट फाइब्रस। देखिए आप वाइटिश पॉइंट भी हैं कहीं कहीं, इसलिए ये वाइट फाइब्रस। ये इसके फाइब्रोसाइट्स हैं। फाइब्रोसाइट्स क्यों हैं? साइट्स माने सेल हैं और फाइब्रो माने फाइबर स्ट्रक्चर की है। इसी में हम लोग आएंगे ये आगे येलो फीवर। देखिए आपको येलो येलो स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये इसकी थिक येलो फाइबर्स हैं, ये येलो येलो पार्ट में दिखाई दे रहा है, इसलिए येलो फाइबर्स बोला गया। ये इसके फाइब्रोसाइट्स हैं, न्यूक्लियस के रूप में काम करते हैं। फाइब्रोसाइट्स, फाइब्रोब्लास्ट एक ही चीज़ है। इसमें हम लोग आएंगे एडिपोज टिश्यू, जो फैट से बनता है। एडिपोज टिश्यू आप देख रहे हैं थोड़ा फैले हुए हैं, इसमें काफ़ी इंटरसेलुलर स्पेस है और इसमें ये छोटी छोटी ब्लास्टो ब्लड सेल्स भरी हुई हैं। हम लोग आगे आएंगे एक डायग्राम पर, ये डायग्राम हम लोग देखेंगे। ये वाला हमने बात की थी कि ब्लड में काफ़ी सारी सेल्स होती हैं। ये ब्लड स्मीयर का हाई मैग्नीफाइड एक स्ट्रक्चर है, जिसमें न्यूट्रोफिल, ब्लड प्लेटलेट्स ये दिखाई दे रही हैं, ये सब छोटी छोटी ब्लड प्लेटलेट्स हैं। ये इसका मैं आपको बता दूं वैसोफिल्स हैं। ये इसमें प्लाज्मा है, ये वाइटिश कलर में जो दिखाया है ये प्लाज्मा भरा हुआ है सभी में। ये ब्लड स्मीयर माने एक ब्लड की ड्रॉप्स को हमने मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप से देखा है, हाईलाइट करके। ये इसका ओसिनोफिल्स स्ट्रक्चर है। ओसिनोफिल में काफ़ी अंतर है और वैसोफिल में काफ़ी अंतर है। एरिथ्रोसाइट्स भी हैं इसी में। एरिथ्रोसाइट्स मेरे हिसाब से इसी में होंगी, मैं देखता हूँ कहीं हो तो। एरिथ्रोसाइट्स ये रही, एरिथ्रोसाइट्स ये रेड रंग की दिखाई दे रही हैं, ये लाल रंग की, जो इसीलिए हमने क्या बोला था, एरिथ्रोस माने रेड ब्लड सेल्स, इसलिए ये रेड कलर की दिखाई दे रही है। लिम्फोसाइट्स ये रही, लिम्फोसाइट्स हमने पढ़ा था ना कि वस्कुलर टिश्यू के दो पार्ट हैं, तो लिम्फ भी था उसमें, तो ये लिम्फोसाइट्स हो गई। लिम्फोसाइट्स लिम्फेटिक सिस्टम को डिनोट करता है। स्टूडेंट्स अब हम लोग एक स्ट्रक्चर और लेते हैं, ये वाला, ये है अनस्ट्रिप्ड मसल्स। देखिए मैंने बोला था अनस्ट्रिप्ड में स्ट्रिप्ड नहीं होती, और इसी में हमने बात की थी कि स्ट्रिप्ड की, स्ट्रिप्ड में स्ट्रिप्ड होती हैं, तो ये आपको पट्टीदार जैसी दिखाई दे रही हैं। इसीलिए हमने हल्का सा एक डायग्राम ब्लैक बोर्ड पे भी समझा था। अब आपको यहाँ स्पेस दिखाई देगा, ये है स्ट्रिप्ड, जो कि मस्कुलर टिश्यू के ही पार्ट हैं। मस्कुलर को हमने किस में बांटा था? स्ट्रिप्ड में। ये देखिए आप पट्टीदार जैसे लग रहा है ना, एकदम पट्टी हो। और ये देखिए आप अनस्ट्रिप्ड, इसका कोई आकार नहीं है, इसलिए इसको अनस्ट्रिप्ड बोला गया था। यहाँ पर कार्डियक मसल्स आएंगी। कार्डियक मसल्स ये हैं जो हृदय की धमनियों जैसी दिख रही होंगी आपको, हार्ट वेन्स जैसी। इसीलिए आप जब हार्ट का डायग्राम देखते हैं तो आपको ऐसी वेन्स नज़र आती हैं कुछ, तब आप कहते हैं ये क्या है, तो ये कार्डियक मसल फाइबर्स हैं जो हार्ट को सपोर्टिंग देते हैं और उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं। वैसे हार्ट में कार्डियक पेरिकार्डियम होता है जो हार्ट को कवर करता है। हम बात कर रहे थे ना नर्वस टिश्यू की, तो मैंने कहा था कि नर्वस टिश्यू के बंडल्स होते हैं, तो बंडल्स तो मैं कहाँ से दिखाऊंगा, इसलिए मैं आपको ये डायग्राम दिखा रहा हूँ न्यूरॉन का, नर्व सेल का। ये न्यूरॉन है एक सिंगल, ये यहाँ से एंड होता है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ये डेंड्राइट्स हैं, ये इसका न्यूक्लियस होता है। इसी में आप देखें तो ये इसका न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ है न्यूक्लियस के चारों ओर। ये इसकी मेडुलरी शीट होती है। यहाँ पर रेनवियर भी होगा, मैं देखता हूँ कहाँ दिखता है यहाँ पर रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर, ये रहा नोड ऑफ रेनवियर, ये बीचों बीच में होता है। यहाँ पर हम जब भी दूसरा न्यूरॉन इन पॉइंट पे जुड़ जाता है, जब भी कोई दूसरा न्यूरॉन होगा तभी तो एक बंडल बनेगा ना, तो इस न्यूरॉन में जब दूसरा न्यूरॉन यहाँ जुड़ता है तो ये एक लंबा सा एक न्यूरॉन बना देता है जिसको हम नर्व सेल कहते हैं, इसीलिए इसको एलोंगेटेड बोला गया। स्टूडेंट्स अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम लोग ले रहे हैं, एक दो क्वेश्चन। आइए हम क्वेश्चन को डिस्कस करें। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसर हम लोग ले रहे थे। कुछ क्वेश्चन हम इसमें से लेते हैं क्योंकि काफ़ी बड़े इसमें लेंथी आंसर भी हैं, उनको डिस्कस नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला देखिए आप, डिफाइन टिश्यू। टिश्यू क्या है? अ सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स जॉइनिंग टुगेदर to making a tissue to particulate function. And histology, what is histology? To study of the tissue known as the histology. इसी में हम लोग आगे आएंगे। एक क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, टेबुलर डिफरेंसेस ब्लड और लिम्फ। तो ब्लड इज द सिंपल बफर सिस्टम एंड बफर टिश्यू
कनेक्टिव टिश्यू, लिम्फ इज द लिम्फोसाइटिक सिस्टम एंड लिम्फोसाइटिक टिश्यू। इसमें है मेडुलेटेड एंड नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स। मेडुलेटेड में बात करें तो मेडुलेटेड हैज़ न्यूक्लियस वाइल नॉन मेडुलेटेड हैज़ नो न्यूक्लियस। इसी में हम लोग आगे बढ़े, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैज़ द सॉफ्ट ऑर्गन्स to making the soft organs of plant and permanent tissue are the not calibrate and not capable to the changing in their cells। टेंडन्स में और लिगामेंट में क्या है, टेंडन्स मसल्स को और बोन्स को जॉइंट रखते हैं, लिगामेंट्स इस टेंडन्स की मदद करते हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी में, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम क्या है, जाइलम वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए, फ्लोएम यहाँ पर फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए है। बोन कार्टिलेज, बोन कार्टिलेज में हम बात करें तो बोन इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कैल्शियम एंड फास्फोरस। कार्टिलेज इज द स्ट्रक्चर टू कनेक्ट टू द बोन। बोन इज नॉट कनेक्ट टू द कार्टिलेज, कार्टिलेज कनेक्ट टू द बोन, बोन इज कनेक्ट टू द बोन। स्ट्रिप्ड एंड अनस्ट्रिप्ड मसल फाइबर, स्ट्रिप्ड द स्ट्रिप्ड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स to help with the movement of organ known as the stripped muscles fiber, while unstripped muscles helpful to the other involuntary actions। यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम और कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, तो आपको जाइलम और फ्लोएम तो मालूम ही है। अगर हम लोग इसको देखें तो ऑस्टियोब्लास्टिस, ऑस्टियोब्लास्टिस इज रिलेटिव टू द बोन्स एंड नोन एज द ऑस्टियोब्लास्टिस सेल्स। इसी में हम लोग आगे देखें, आप देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेलियल टिश्यू के लिखने हैं आपको, कनेक्टिव टिश्यू के लिखने हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू को आप लिख सकते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू जॉइंट टू द बॉडी टू होल ऑर्गन्स एज वेल एज द ब्लड, लिम्फ, एरियोलर, वाइट फाइब्रस, येलो फाइब्रस। इसी में हम लोग आगे बढ़े, ये वन वर्ड आंसर है इसके, ये आप इसमें से बुक में से भी छांट के कर सकते हैं। और ये इसके फंक्शंस दे रखे हैं यहाँ पर कि आपको बताना है कि इनके क्या फंक्शंस होते हैं और ये इनकी क्या लोकेशन होती हैं। इसी में ये आपको आगे यहाँ पर दिख रहा होगा, स्टडी ऑफ टिश्यूज। स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहते हैं, ये वन वर्ड है, आपको मालूम होगा, हिस्टोलॉजी कहते हैं, ये हमने पिछली बार भी पढ़ा था। और ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन टिश्यू कहलाता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आप इसके अगर आंसर चाहें तो आपको काफ़ी कुछ निकल के आ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगली बार हम लोग फिर चर्चा करेंगे इसके बारे में।